MD-CAT 2025 प्रिपरेशन सीरीज़ में फ़िज़िक्स के फुल सिलेबस से आज मैंने ये टेस्ट 2 क्वेश्चंस कुछ उठाए हैं और ये अभी रिसेंटली जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ MCQs हैं 50। पहले वो ज़्यादा थे बिकॉज अभी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 180 तक। तो उसी के रेशो से 50 questions will be taken from physics and 50 from chemistry। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर अप्लाई की है, कोशिश की है कि इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएं 30% एप्लीकेशन बेस्ड और 70% रिकॉल बेस्ड, जो कि PMDC के सिलेबस में डिफाइंड होता है कि पेपर जो है वो इसी पैटर्न पे बनेगा। जब चलते हैं MCQs की तरफ, तो MCQs के सॉल्यूशन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको जो रिवीजन ऑफ द सिलेबस है या इस तरह के जो चैप्टर वाइज टेस्ट्स हैं या फर्स्ट ईयर के फुल टेस्ट है, सेकेंड ईयर का या फुल कोर्स का टेस्ट है, उससे आपको एनालिसिस मिलती जाए। मेरा यहाँ पर मकसद जो है वो क्वेश्चंस का आपकी नज़र से सामने गुजारना भी होगा और साथ में उसकी ऐसी सोल्यूशन ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए या इससे मिलता जुलता तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दैट अ गर्ल मूव्स 10 steps towards east, then 10 steps towards north. After that she moves 20 steps to west and finally 10 steps to south. Find out the magnitude and direction of displacement। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि आपने डिस्टेंस के धोखे में नहीं आना। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ही डिस्प्लेसमेंट पर आपको पाबंद कर दिया गया, तो उसके बाद ऐसी कोई ऑप्शन जो है वो नहीं पिक करना जिसमें आपको डिस्टेंस का मतलब टोटल नज़र आए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि 10 जमा 10 20 जमा 40 और 10, ये तो 50 डिस्टेंस हो गया। तो अगर 50 वाला ऑप्शन है तो इस हिसाब से ये 50 वाला ऑप्शन आपकी नज़रों से ख़त्म होना चाहिए है। सो दैट विल बी डिस्कार्डेड। फिर अगर आपको फर्दर सोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि थोड़ा सा आप इसमें अपने आप को थका दें तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। कैसे? हम इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप नॉमिनेट कर लें दैट दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट दें उसको 10 स्टेप्स। तो ये हमने 10 स्टेप्स यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करवाया। मैं इसके साथ 10 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 10 स्टेप्स नॉर्थ की तरफ हैं, ये सेकंड वाला है। तो नॉर्थ की तरफ भी आप 10 स्टेप्स आगे चले जाएं स्ट्रेट। ठीक है, ये भी 10 हो गया, ये दूसरी जर्नी हो गई। फिर उसके बाद है जनाब 20 स्टेप्स किस की तरफ? वेस्ट की तरफ। अब ये क्या करेगा? ये लड़की जो है ये यहाँ से जाएगी वेस्ट की तरफ 20 मीटर। ठीक है, सॉरी 20 स्टेप्स। और फिर उसके बाद ये 10 स्टेप्स साउथ की तरफ। तो ये 10 स्टेप्स यहाँ पर फिर से साउथ की तरफ आ जाएगा। क्योंकि ये 10 था तो इसका बिल्कुल रिवर्स भी 10 हो जाएगा, ये वाला। अब आप देखें कि उसकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी, ये ओ। ठीक है, और इसमें इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगी। सो दैट विल बी 10 स्टेप्स और टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो अब आप ऑप्शंस को देखें, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से ओके, एक चीज़ मैंने गलत की है, ये 10 मीटर नहीं है, ये स्टेप्स हैं, तो ये आप अपने जहन में रखें। ये 10 मीटर्स ईस्ट है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। और 10 मीटर्स मतलब 10 स्टेप्स टूवर्ड्स वेस्ट, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप सो यहाँ पर ये पॉइंट आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद और ये आपको जो क्वेश्चन भी मिला है ये फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से मिला है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। सो अगर आपने एरिया को मालूम करना है तो वैसे ही अगर आपको याद है तो फिर आपको जो चूँकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको कहाँ क्या चीज़ यहाँ पर मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी या एक्सेलरेशन मिलेगी? नो, एक्सेलरेशन होती है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बनेगा तो ये इसका स्लोप होगा और यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ ये चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती, और ज़ाहिर है स्पीड भी इससे नहीं मिल सकता, मोमेंटम भी नहीं है बिकॉज मोमेंटम में मास इन्वॉल्व है। सो आपके पास एक ही चीज़ बचती है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? ये इस तरह से है कि अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ बना लें अपने लिए रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो इसमें आप देखें कि ये मैंने टाइम एक्सिस ले लिया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल मैंने वी एक्सिस ले लिया वेलोसिटी, और अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई एक ग्राफ ड्रॉ करता भी हूँ यहाँ पर, लेट्स से ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और इसके एरिया की वैल्यू मालूम करता हूँ तो मैं यहाँ से नीचे एक क्या ले आऊँगा, नॉर्मल, ये बन जाएगा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू वी इंटू टी। सो याद रहे कि चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर है, तो अब अगर हम उस वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? स्पीड टाइम जो ग्राफ है उससे आपको एरिया जो है वो डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो वहाँ पर उसका आउटपुट जो है एरिया की फॉर्म में आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 3 हमारे पास है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन accelerates uniformly 3 meter per second square for 5 seconds. Its displacement is। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। सो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसमें सिंपल वैल्यू लगा सकते हैं। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। आप इसमें वैल्यूज़ लगा दें, हाफ इंटू 3, और टाइम है 5 का स्क्वायर, टाइम 5 है तो उसका स्क्वायर ले लें, 25। इस तरह से हो जाएगा ये 25 3 75 बटा 2, और ये 37.5 मीटर आपके पास इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। सो कौन सा जवाब आपके पास करेक्ट आ गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थोड़ा अगर आपने गौर किया हो, यहाँ पर मैंने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? स्ट्रेट लाइन करेक्ट है, अपवर्ड पैराबोलिक, डाउनवर्ड पैराबोलिक, ये दोनों गलत हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये किसको शो करेगी? ज़ीरो एक्सेलरेशन को। मैं दोबारा से यहाँ पर आपके सामने ये ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर के लिए भी आपके पास रेफरेंस रहे। अगर मैं इस तरह से ये टाइम और ये वेलोसिटी एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और इस पर मैं एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको किस चीज़ की वैल्यू बताएगी? ज़ीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू एक ही है और टाइम चेंज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। सो हमारे पास जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक बात हो रही है वो ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद द स्पीड u, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब ज़ाहिर है आपने टाइम की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए आपको हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप इस तरह करेंगे कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इससे आपको टाइम की वैल्यू मालूम होगी।
इसमें वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू है u। तो आप इस तरह कर लें कि a को ये a की जगह आप लगा लें g, ये g आ जाएगा, जी टी आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, ये u आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से t की वैल्यू हो जाएगी, दोनों साइड को g पे डिवाइड कर दें, दैट विल बी u बाई g। तो आप देख सकते हैं इनमें से ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार ऑफ मैस 1000 किलोग्राम एक्सेलरेट्स फ्रॉम 20 to 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, द नेट फोर्स इज। अब जाहिर है फोर्स के लिए आपको यूज़ करना होगा एम ए, जिसमें मैस की वैल्यू दी गई है जी 1000 किलोग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा और वो क्या होगा, a इज़ इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी, सो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, ये हो जाएगा 1000, ऊपर से आ जाएगा 10 बाई 5, 5 2s are 10 और 2000 न्यूटन आपके पास यहाँ पर जवाब आना चाहिए, ऑप्शन ए। A 10 kilogram mass hangs from a rope, acceleration upward is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। द टेंशन इज, ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में जब अपवर्ड मोशन हो रही है तो उस वक्त जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट विल बी एम जी प्लस एम ए, ठीक है। सो m को अगर हम कॉमन कर लें g प्लस ए, एंड दैट विल बी, m की वैल्यू है 10, g है 9.8, प्लस उसमें 2 कर दें तो ये बन जाएगा 11.8। और इस तरह से ये आपके पास जवाब आएगा 118, ठीक है। तो ये 118 आप देखें क्लोज किसके है, 120 के, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन विच इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक, सिंपल जहन में रखें। मोमेंटम ओनली पे भी फोकस करें, बोथ काइनेटिक एंड मोमेंटम नीदर, सो आपके पास ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ओनली के केस में इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम नहीं होगा ये। तो जब आपके पास दोनों हैं तो आपके पास ऑप्शन सी को करेक्ट करना है आपने। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 60 डिग्री एंगल विद स्पीड फॉर 100 मीटर पर सेकेंड, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 100 स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाई 9.8। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके वो डाटा लगा दिया गया है, इक्वेशन आपको अब पता होगी तो आप अभी आप वो वैल्यू मालूम कर सकेंगे। रेंज की जो इक्वेशन है वो वह है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जस्ट पुट द वैल्यूज, वी आई है 100 का स्क्वायर, फिर उसके बाद है साइन 2 ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा इन टू साइन, क्या हो जाएगा 2 ऑफ थीटा है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 120 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 9.8। अब आप देखें कि हम किस चीज़ पर उंगली रखेंगे, ऑप्शन ए पर, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फॉर 2 कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये मैं क्यों इसको कम्प्लीमेंट्री कह रहा हूँ, क्योंकि 90 माइनस थीटा को मैं अगर थीटा के साथ ऐड करूँगा तो जवाब 90 आएगा, और ज़ाहिर 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है। विथ सेम स्पीड रेंजेस आर इक्वल, वन डबल दी अदर, डिफरेंट 0। तो ये इसमें आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज बराबर होता है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर 1 फुल रिवोल्यूशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के केस में
अगर आप फोर्स की डायरेक्शन को देखें, फोर्स इज टूवर्ड्स सेंटर, दिस इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन होती है वो ये होती है, जिसको आप टेंजेंशियल आर्क लेंथ कहें, ठीक है। तो जाहिर है इन दोनों के दरमियान होता है एंगल 90, और इस वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स कोई भी काम नहीं करता, बेकार सी फोर्स है, इस वजह से वर्क के लिहाज से बेकार है, सो दैट विल बी ज़ीरो, तो कोई भी इसमें काम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड हाइट h, इट्स स्पीड एट बॉटम इज स्क्वायर रूट 2gh, gh स्क्वायर रूट gh एंड 2gh। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि ये सिंपल किनेटिक टू पोटेंशियल टू किनेटिक वाली उस पर अप्लाई होगा, सो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक। क्यों? फ्रिक्शन वाली टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। सो इस केस में आप mm को कैंसिल कर देंगे और v की वैल्यू निकाल देंगे, v विल बी इक्वल टू 2gh स्क्वायर। लेकिन मैं अगर इसके v की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों पर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, एंड सो v विल बी इक्वल टू 2gh होल अंडर द रूट। तो हमारे पास कौन सी टर्म आपके पास करेक्ट आएगी? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 है, अ स्प्रिंग विद k इज कंप्रेस्ड बाय x, x उसका एम्पलीट्यूड है, स्टोर्ड एनर्जी इज kx हाफ kx स्क्वायर 2kx स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है स्प्रिंग की वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हाफ kx नॉट स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड को ही x के साथ शो किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन बी करेक्ट पिक करना होगा। Which process occurs at constant pressure? Isobaric, isochoric, adiabatic, isothermal। मैं बता दूं ताकि आपको सब चीज़ कंफर्म हो इसमें। टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक, नो हीट, इन आर आउट। आइसोकोरिक, वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम इज ज़ीरो, एंड आइसोबैरिक इज अबाउट प्रेशर। तो ये प्रेशर वाला जो है ये आपके पास ऑप्शन ए पर पड़ा हुआ है। The first law of thermodynamics expresses is a statement of conservation of mass, energy, conservation of entropy, conservation of momentum. So that is about the conservation of momentum. For an ideal gas, Cp minus Cv is R follows from first law, second law, definition of enthalpy, equipartition theorem. So इस क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट लॉ आया मुज़ाहिर ये Cp माइनस Cv जो है ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आपके पास आता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसी के मुताबिक जब आप कैलकुलेशन करते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये तो उधर से ही आपको ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। सो इस वजह से दिस कम्स आउट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। Coulomb's law in material medium introduces permittivity, permeability, resistivity, conductivity। बड़ी अच्छी बात है, सारे ऑप्शंस भी आ गए और उसके मुताबिक आपको मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपको मिलती है मटीरियल मेटल्स में, ठीक है। परमिएबिलिटी आती है आपको मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन से, और परमिटिविटी जो है वो कूलम्स लॉ के चार्जेस के बिहेवियर से आपको मिलती है। सो दैट ऑप्शन इज परमिटिविटी। A point charge Q creates field E, distance R, E की वैल्यू मालूम करने का कहा है। E की वैल्यू क्या होगी, कैसे मालूम करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए है कि E जो है वो बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर के, और ख़ुद K जो है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आप देखें, गौर करें कि मैं अगर इसको इधर लगाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो आप देखें ये हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि स्क्वायर नहीं है, ये इसमें ये न्यूमरेटर में आ गया है, ये भी गलत है, और ये R स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन चार्ज, वोल्टेज, plate area and separation
एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओनली। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसके बराबर होती है। और इसमें आप देखें ये एरिया है और ये सेपरेशन है। सो आपके पास ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ज़ाहिर है अगर आप इसमें एक्सटर्नल मीडियम भी शामिल करते हैं तो वो भी ज़ाहिर है आपके पास ऑप्शंस में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने डाइलेक्ट्रिक के साथ ओनली लिखा हुआ है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इज़ प्लेट्स एंड सेपरेशन। अब देखें ना, ये भी मैं टिक कर रहा हूँ सी को, और आप कह रहे हैं कि डी को मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सी के साथ ओनली नहीं लिखा हुआ, डी के साथ ओनली लिखा हुआ है, तो इस वजह से वो गलत है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सी एट वोल्टेज वी इज हाफ सी वी स्क्वायर सी वी हाफ सी बाई वी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर आपके पास क्या है? ऑप्शन ए पर करेक्ट है। इन आर सी सर्किट टाइम कांस्टेंट इज आर सी, आर बाई सी बाई आर, 1/RC। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसको चेक कर लें, क्योंकि टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये इसका यूनिट सेकंड के बराबर होगा। तो अगर आर और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड मतलब टाइम के कांस्टेंट के बराबर, टाइम के यूनिट के बराबर आएगा। जैसे कि आर है वी बाई आई के, वोल्टेज ओवर करंट, और सी है क्यू बाई वी के। तो आप देखें वी वी कैंसिल हो गए, ये क्यू बाई आई आ गया, आई खुद है क्यू बाई टी के बराबर, तो क्यू बाई आई क्या हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ओहम्स लॉ रिलेट्स वी आई एंड आर बाई, कौन सा गलत और कौन सा करेक्ट है? V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है, दैट इज द करेक्ट फॉर्मेशन। V इज इक्वल टू आई आर गलत, आई बाई आर है। R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। I इज इक्वल टू वी आर गलत है, और V इज इक्वल टू आई आर। तो अब आप देखें कि आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है R इज इक्वल टू वी बाई आई, गौर करें तो ये यहाँ से आपको मिलती है, क्योंकि ये V बाई आई है, ये इधर आ जाएगा। लेकिन और ज़ाहिर है डी भी अवेलेबल है लेकिन ज़ाहिर है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर ऑप्शन डी के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है अगर ये एक से दो ऑप्शन आ गए, या मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आ जाए कि R इज़ इक्वल टू वी आई, तो फिर तो ज़ाहिर है वो गलत होगा ही। लेकिन ज़ाहिर है अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आती है तो आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑप्ट करना पड़ेगा। A wire of resistance R is stretched to twice its length, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम में नहीं चेंज आ रहा, नई रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो जाहिर है जब रेजिस्टेंस जो उसका जब वो क्या नाम है उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा और उसको डबल कर दिया गया है, ठीक है, तो डबल के केस में उसकी जो नई रेजिस्टेंस है वो किस तरह हम मालूम करेंगे? तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जो है ये यूज़ करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप लिख लें कि L प्राइम 2L के बराबर है, ठीक है, और अब ज़ाहिर है नई रेडियस की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए तब जब हम आगे जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? फाइनल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है? चूँकि सिलेंडर है वायर, सो पाई आर प्राइम स्क्वायर L प्राइम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर L। इसमें R प्राइम तो आपके पास मालूम नहीं है, L प्राइम की वैल्यू मालूम है, तो पाई, चलें जी पाई को तो ख़त्म कर दें ताकि जान छूट जाए इसकी। ये सो अगला हो जाएगा R प्राइम
स्क्वायर इंटू 2L इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू L। यहाँ से L भी ख़त्म हो जाएगा और अब आपके पास आ जाएगा R प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 2। इसका मैं अगर स्क्वायर रूट लूँगा सो R का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, R प्राइम का भी, और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर अब आते हैं एरिया की तरफ। नया एरिया हमारे पास बनेगा पाई R प्राइम स्क्वायर, और इससे आपको नए एरिया की वैल्यू मिलेगी पाई R बाई 2 इसका स्क्वायर, और ये मिल जाएगा पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया एरिया है वो पुराने एरिया के हाफ है। तो एरिया की भी मालूमात हो गई हैं, लेंथ ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम आते हैं, नई रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी रो L प्राइम डिवाइडेड बाई A प्राइम। तो ये हो जाएगा रो L प्राइम की जगह 2L लगा दें और A प्राइम की जगह लगा दें A बाई 2। तो ये 2 भी इधर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 2 2 4 हो जाएंगे रो L बाई A। सो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। एनर्जी डेंसिटी stored in a capacitor depends upon options हैं total charge stored in a and surface area, voltage and plate separation, electric field and permittivity of the medium, and capacitance and resistance। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी की स्टोरेज है, और लेकिन यहाँ पर मैं ये बात जहन में रहे कि ये सिर्फ एनर्जी नहीं है बल्कि एनर्जी डेंसिटी है। और एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर है? E डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? A और D। तो इसमें ऑलरेडी ये जो सरफेस एरिया है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो इस वजह से जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आती है वो ये है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। तो अगर ज़ाहिर है एप्सिलॉन के साथ आपने कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, सो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिटिविटी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड n नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर पर मीटर, करंट I इज म्यू नॉट n I, म्यू नॉट I बाई n I बाई म्यू नॉट एंड म्यू नॉट n बाई I। सो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज n नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। सो ये हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ठीक है। बिकॉज ये n नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर जो है, जाहिर है इसको हम क्या करेंगे, ये पर मीटर है। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Faraday's law states induced EMF is equal to minus d5 by dt, d5 by dt, delta d by delta t r 0। तो आप इसमें देख सकते हैं कि Faraday's law के लिए जो करेक्ट इक्वेशन है along with Lenz's law, that is the option A। Lenz's law ensures induced current opposes change in flux, adds change in flux, is maximum, is zero। So इसके मुताबिक जो है ये क्या करता है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ट्रांसफार्मर स्टेप अप टर्न्स रेशो n1 बाई n1 रेशो n2 एंड वोल्टेजेस रेशो v1 रेशो v2 इज, तो स्टेप अप जहन में रहे कि ये बात हो रही है किसकी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो अगर v1 बाई v2 है और लेट्स से n1 बाई n2 है, मैं कैपिटल N's लिख रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो रेशो होना चाहिए है n1 बाई n2 v1 बाई v2, ये उल्टा है, ये नहीं होगा।
ये भी उल्टा है, और इससे भी आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, करेक्ट वन ए। और इसमें ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप का अगर पूछा जाएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, N2 विल बी ग्रेटर देन N1, लेकिन जाहिर है वो कंडीशन यहाँ पर नहीं पूछी गई, आपको पता होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन में कौन से सर्किट की इन्वॉल्वमेंट होती है, डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। सो अ पीएन जंक्शन डायोड behaves like a rectifier circuit, दिए ऑप्शन सी। In photoelectric effect, increasing intensity at fixed frequency increases stopping potential, increases number of electrons only, increases both kinetic energy and current, no effect। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास फिक्स है और आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, सो मोर फोटॉन्स एमिट होंगे, मोर फोटॉन्स होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ज़्यादा करंट बनेगा। सो इस वजह से आपके पास जो करंट का ऑप्शन है ये वाला बी, के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो ये आपको मिलेगा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है ना। एनर्जी फिक्स है क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, E इज इक्वल टू HF। Atomic line spectrum arises from nuclear transitions, photonic absorption, electron energy level transitions, molecular vibration। तो इसमें आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज दी सी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल ट्रांजिशन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज टाइम फॉर एक्टिविटी टू ड्रॉप टू 1/e, हाफ, 1/3, 1/4। सो यहाँ पर यह बात हो रही है कि जो एक्टिविटी है वो किस लेवल तक ड्रॉप हो जाती है। तो जाहिर है वो हाफ तक होती है, क्योंकि जाहिर है अगर मैं मिसाल के तौर पर 100 न्यूक्लियाई लेता हूँ और वो पहले लेट से उसका हाफ लाइफ है 30 मिनट्स, तो उसमें वो 50 डिके कर जाते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट 30 मिनट में दूंगा तो उसमें 25 होंगे, तो बिल्कुल वो उसका हाफ हो जाता है। एक्टिविटी A एंड नंबर n सेटिस्फाई इज इक्वल टू A इज इक्वल टू लैम्डा n। सो लैम्डा का यूनिट क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल सेकंड इनवर्स है 33 क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम है, सो दैट इज पर सेकंड। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पीक्स अराउंड मास नंबर 4, 56, 238, तो डेटा क्वेश्चन है 56 पे, आयरन पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जाहिर है जब एक्स टी ग्रेम स्ट्रेट लाइन होती है तो ये बेसिकली वेलोसिटी को क्या करती है, डिफाइन करती है कि ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, सो इस वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी, 0। सो दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज पैराबोला इम्प्लाइज, ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा आ चुका है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बताएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन बताएगा, 0 एक्सेलरेशन नो, तो आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन बताएगा ये। ठीक है, और ये पैराबोला का मतलब क्या है, इफ दिस इज t, दिस इज v, तो सम काइंड ऑफ दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंट है, तो स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। 37 क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रिलेट्स टू लीनियर वेलोसिटी बाई v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो आपके पास देख सकते हैं करेक्ट इक्वेशन ये है। सेंट्रिपेटल फोर्स नीडेड फॉर मास इन अ सर्कुलर मोशन इज mv²/r, ऑप्शन ए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम 2πl/g, 2πg/l, l/g, g/l होल स्क्वायर रूट।
तो देखें एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही। और ओमेगा किसके बराबर होगा? g/l होल स्क्वायर रूट के। क्यों? क्योंकि ओमेगा की जगह मैं अगर लगाऊंगा 2πf तो ये g/l का स्क्वायर रूट, f की जगह लगा f छोड़ दें 1/2π, और अगर टाइम में मालूम करूंगा तो इसको उल्टा कर दें, तो ये g/l होल अंडर द रूट कहाँ पर है? ये वाला डी ऑप्शन। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम time is equal to 2πl/g, 2πg/l, option A. The angle between restoring force and acceleration in case of mass spring system is pi radian, pi/2 radian, 0 radian, 2π/3 radian. So जाहिर है acceleration is always bound by the restoring force. So दोनों में क्या होना चाहिए? 180 का एंगल? No. pi radian? No. 0 डिग्री, 0 रेडियन। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये होगा। बोथ आर पैरेलल। इन टू सोर्स इंटरफेरेंस path difference is equal to n lambda gives destructive, constructive, no wave, single wave, constructive। डिस्ट्रक्टिव के लिए n + ½ lambda है। Stationary waves on a stretched string of length L has a fundamental wavelength, और वो फंडामेंटल वेवलेंथ जो है वो अब उसकी इक्वेशन क्या है आपके पास? दैट इज़ लैम्डा इज़ इक्वल टू 2l। ये क्यों? क्योंकि जब ये आपके पास स्ट्रिंग है और इस पर ये फंडामेंटल है सबसे पहले वाली, तो इसमें जो पूरी लेंथ है इसके अंदर ½ लैम्डा आया हुआ है, क्योंकि या तो आप इस क्रेस्ट को कंसिडर करेंगे या ट्रफ को, तो लैम्डा 2l के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। Doppler's effect when source moves towards observer increases when source moves towards observer। क्या चीज़ इंक्रीज करती है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ लाइट। तो कौन सी चीज़ इंक्रीज आती है? फ्रीक्वेंसी में। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया आपके पास। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन A relates to displacement x by a is equal to -ω²x। तो आप इसमें देखें ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैज़ यूनिट्स जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम केल्विन, किलोग्राम पर केल्विन, किलो जूल, किलो पर जूल। सो जूल पर केल्विन डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा t। सो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऑप्शन बी। First law for cycle dq is equal to dw implies, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्लोज पाथ में ये वर्क है और ये हीट एनर्जी है, ठीक है, तो इस केस में ये आपके पास क्या चीज़ आ गई कि डेल्टा यू जो है वो आपको गायब नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ज़ाहिर है इस इक्वेशन में डेल्टा यू नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। और ये कौन सा सिस्टम है? आइसोथर्मल। वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम V1 to V2 इज इक्वल टू, ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। वर्क डन आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल केस में आपके पास टोटली क्या होता है? वर्क होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नहीं, ज़ाहिर है उस आइसोथर्मल में बिल्कुल ये क्यों वर्क होगा? क्योंकि ज़ाहिर डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इस केस में आपके पास जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू nRT, और ये जो बाकी चीज़ हम लगा रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू log V2/V1, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं किसकी तरफ? Question number 49. Electrical potential V at a point due to a charge Q at a distance R is KQ/R, KQR। इसमें एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि करेक्ट इक्वेशन KQ/R है। दूसरा ये भी आपको पता होना चाहिए कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस के हिसाब से आपके पास यही एक ऑप्शन ए करेक्ट आता है।
फाइनल क्वेश्चन हमारे पास है दैट डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इज द यूनिट्स सेम यूनिट्स एज इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है? जूल पर कूलम। और यहाँ से क्या आता है? वोल्ट। तो वोल्ट भी जूल पर कूलम है। सो आपके पास ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। सो आई होप सो, जो मैंने कोशिश की थी कि पूरे कुछ उसमें सिलेबस में एक टेस्ट आपकी नज़र से दौड़ाया जाए और जो क्वेश्चंस हैं उसकी सोल्यूशन आपके सामने रखी जाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि किस टॉपिक पे बात की जाए, कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करूं मैं, ठीक है, किसके एमसीक्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस किया जाए, तो उसी के मुताबिक फिर मैं मतलब एक तो मेरी अपनी एक सीरीज़ चलेगी, फिर उसमें मैं इन चीज़ों का भी एडिशन करता जाऊंगा। थैंक यू।